जी भैया जी, मैंने यादव जी इसीलिए बोला, मथुरा बहन का इसलिए बोला था कि कोई प्राणायाम का, कोई क्रिया का गलत प्रभाव शरीर पर ना पड़े, इसलिए मैंने ये रखा था। मैं देख रहा था उनको। वो तो अपनी चर्चाएं करना है, निश्चित है, क्योंकि हम सबको सीखना है। और जी, रंजना जी म्यूट हैं। चलिए मैं देख लेता हूँ। आज द्वितीय सत्र में जो है हम चलते हैं। और आज जैसा कि कल पंजाब में हमारे आदरणीय बावला जाट जी का, इनके द्वारा जो है, जो पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा की गई, तो पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति आई थी। और हिमाचल प्रदेश से हमारे, एक मैं देखता हूँ कौन कौन जुड़े हैं। आदरणीय हमारे डीडी शर्मा जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। और जैसे हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में ये भीषण जो है समस्या आ रही है। और ये पहले कभी कभी आती थी शायद, या नहीं आती थी, इसके बारे में सब चर्चा का, इसका कारण क्या है, समाधान क्या है, स्थिति क्या है। और हम सब के जो व्यवहार परिवार वहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो रहते हैं, उनके हालचाल के बारे में भी आदरणीय दिनेश जी चर्चा करेंगे। तो मैं ये मंच आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सौंपता हूँ कि वो आए और इस पर संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरणीय सभी सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूँ कि हमारी गुरु सत्ता और इस माँ पृथ्वी की संरक्षण में हम ये कार्य निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे आदरणीय आपने बात रखी है, ये विषय रखा है आज का, और निरंतर कुछ दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात फिर से दोहराई जा रही है। असल में जो हमारा पूरा एक ये चक्र है, पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी चक्र, आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा सर भी उपस्थित हो गए हैं। तो इसमें जब सामान्य तौर पर जबकि मौसम सही रहता है और ऐसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं, तब सोचने को ये मिलता है कि बहुत बार जी जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आपका हैंड है। जी, तो फिर ये देखने को मिलता है कि हमारा जो समुद्र है, फिर मैदानी भाग हैं, फिर पहाड़ी अंचल है, हिमालयी भाग है, यहाँ से समुद्र से जो बहुत सारा वाष्प फिर हमारी मैदानी भागों को और पहाड़ी भागों को जल के रूप में मिलता है और फिर वर्षा के रूप में मिलता है। ये चक्र लगातार बना हुआ है। हिमालय से बहने वाली नदियाँ, पठारी भागों से बहने वाली नदियाँ, बहुत भाग उनका वाष्पीकरण हो जाता है, सूरज की तपन में उड़ जाता है और वो बादल बनकर फिर बरसात करते हैं। और ये देखने को मिलता है कि पिछले कई वर्षों में, जबकि मुझे याद है, बारिश का क्रम अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन जो अभी का बारिश का क्रम है बड़ा अच्छा चल रहा है। ऐसी बारिश होनी चाहिए, ये बात हो रही है, लेकिन ऐसी बारिश होने से कई नुकसान भी हो रहे हैं, ये बात भी सामने दिख रही है, प्रकट हो रही है। क्योंकि हमारी आदत भी एक तो ये रहती है कि जब हम गर्मी में भी, बहुत भीषण गर्मी हो और 3 दिन बरसात हो जाए, तो हम कहते हैं कि ओहो बहुत हो गया। और अगर महीने तक बरसात नहीं हो तो हम बारिश को ध्याते रहते हैं, उसकी गुणगान करते रहते हैं कि बारिश हो जाए तो कैसे होगा। लेकिन इस स्वाभाविक है, लेकिन कुछ दिख रही हैं जो पिछली वार्तालाप से आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और आदरणीय अन्य सभी लोगों की बातों से ये स्पष्ट हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहीं अधिक ये पृथ्वी का चक्र देखा है, प्रकृति का चक्र देखा है। तो तब लगता है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया पृथ्वी की, प्रकृति की चल रही है और प्रकृति बैलेंस करती जाती है, हर
उसे बैलेंस तो करना ही करना है। जैसे आदरणीय पवन सर की आपकी जो काव्य का कलेक्शन है, कविताओं का कलेक्शन है, उसमें भी अनुभव से प्राप्त हुआ है। लेकिन तब ये देखने को मिलता है कि अभी पहाड़ी अंचलों में अभी मुझे कुछ जगह पे अभी जाने का जैसे मौका भी मिला। कुछ जगह ऐसी भी ध्वस्त हुई हैं जहाँ पे संभावनाएं तो थी नहीं। मैंने लोगों से पूछा क्या ऐसी घटनाएं इस एरिया में हुई हैं, बुजुर्गों से तो बोले कि नहीं यहाँ तो देखने में नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ जगह पे ऐसी बातें आई कि यहाँ पे लगभग 12 साल, 24 साल या 100 साल में इस तरह की घटनाएं आसपास होती रही हैं। मैंने कुछ इस दौरान आदरणीय एक दो वैज्ञानिक हैं जो कि इस सिलसिले में अध्ययन भी करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं सरकारों के लिए भी। उनसे भी बात की तो उनका यही कहना है कि सामान्य प्रक्रिया है ये। इस सामान्य प्रक्रिया में और इस सामान्य प्रक्रिया को हम ठीक वैसे ही देखें जैसे अभी-अभी हालिया दौर में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करी। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में हमारे बुजुर्गों ने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पहले मंदिर की स्थापना दूर-दराज में करी। लेकिन वहाँ हमने बस्तियाँ इस कदर बसा दी। हमने मतलब मैंने, क्योंकि वो मेरे निकट के जनपद और मेरे निकट के कस्बे से ही जनसंख्या का फैलाव इन मंदिरों की तरफ गया है। उसी तरह से बहुत सारे जंगल, हिमालय का क्षेत्र ये वीरान था और हमने इधर-उधर से आकर के वहाँ बस्तियाँ बसा दी। तो वैज्ञानिकों का मानना भी है कि बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये चीज़ें कि हमने बस्तियाँ तो वहाँ पे तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन एक चीज़ और देखने में आई जो सामान्य तौर से देखने में आई। अभी कुछ 2 दशक पहले जहाँ हमने अपने बाथरूम, अपने स्नानागार खुले में रखे थे, उसका पानी का फैलाव खुले में था, वहीं देखने में आया कि हम सब ने पिट बना दिए हैं और पानी के बम हम सब के घरों में हैं और वो बम विस्फोट इस धरती में किसी न किसी रूप में हो रहा है। वो उदाहरण अगर हम जोशीमठ का देखें या अन्य जगह भी ऐसी स्थिति आ सकती है। देखिए ऊखीमठ का भी देखें, जोशीमठ और ऊखीमठ में लगभग 150 किलोमीटर का की डिस्टेंस है, लेकिन दोनों जगह लगभग एक ही जैसी समस्या है कि वो पानी का रिसाव धीरे-धीरे धरती में जा रहा है और धरती वहाँ पे उतनी मजबूत नहीं है और बाद में वो खिसकने लगती है, भूस्खलन होने लगता है। ये भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो मानवीय घटनाक्रम में और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हमें देखने को मिला है। लेकिन अन्य बातें हैं, हमें तो सुविधाएँ चाहिए, हमें तो रोड चाहिए, हमें तो ट्रेन चाहिए और यहाँ तक कि हमें जल विद्युत परिकल्पनाएँ जो हमें साकार होती हुई दिखनी चाहिए, हमारे घर में बिजली का बल्ब जलता हुआ दिखना चाहिए। ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में जो बाँध बने हैं, उनके भी बड़े प्रभाव दिख रहे हैं। साथ ही जो सड़क बनी है, विस्फोट हुए हैं, सड़क बनाने के लिए चट्टानें दरकी हैं और वो बाहर से कम दिखी हैं, अंदर से जो गहरे तक चली गई हैं, तो उसमें पानी का रिसाव जब ज़्यादा बारिश होगी और पानी का रिसाव होते-होते इस प्रक्रिया में वो खिसक जाते हैं और हमें दिखते हैं कि ये भूस्खलन हो गया है, हमारा नुकसान हो गया है। और अगर जहाँ बस्तियाँ हैं, वहाँ पे हो गया तो हमें प्रत्यक्ष नुकसान दिखता है कि हमारे मवेशी, हमारे लोग, हमारे मकान, हमारे घर चले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जहाँ किलोमीटर के हिसाब से धँसाव हुआ है, भूस्खलन हुआ है, तब हमें नहीं लगता, हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये एक भाग है धरती का, एक पृथ्वी का, जंगलों का या खेतों का, ये गिर गए हैं। तब चर्चा का विषय नहीं होता है क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं और कभी-कभी हमें लगता है कि वो टूटा है तो क्या हुआ, हमारा घर दूर है, हम दूर हैं। लेकिन देखने में ये भी आया है कि बहुत बार जो क्लाउड बर्स्ट होता है, बादलों का फटना हो जाता है, बादलों का एक ही जगह पर नदी के रूप में बरसना और जब हो और वो भी पहाड़ी अंचल में तो अ, भूमि का खिसकना और भूस्खलन का होना बड़ा स्वाभाविक दृष्टि से हम देख सकते हैं, ये होता आया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि
अभी कुछ साल 1 साल हुआ होगा, आदरणीय पवन सर से मैंने चर्चा करी थी कि हम क्या करें कि हम पहाड़ों का ट्रीटमेंट इस तरह की वो मजबूती की तरफ दिखे, बरसात में प्रभावित ना हो। तो उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि ये तो कहीं भी और कभी भी हो रहा है उनके अनुभव से, शायद वो आज भी बताएँगे कि उन्होंने मालपा जो पिथौरागढ़ है वो घटना देखी, ऊखीमठ मधमेश्वर घाटी जो हमारे क्षेत्र की घटनाएँ देखी है और अन्य तमाम घटनाएँ उन्होंने देखी। तो अनुभव से ये लगा कि कभी और कहीं भी हो सकता है। तब मुझे एक बात ये भी आती है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और मौसम का असंतुलन है, तो मौसम के असंतुलन से ये कहीं बादल का कड़कना और कहीं बरखना, यहीं कहीं आवाज़ें होना और कहीं पटाखे फूटना, ऐसी भी घटनाएँ सामने आई हैं कि हम समुद्र तलीय स्तर में या मैदानी भागों में यहाँ का जो भी हमारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, वो ऐसे जगह जाएगा जहाँ संवेदनशीलता ज़्यादा होगी और पहाड़ों की हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। अभी असम के क्षेत्र में भी हमने देखा था कि पिछले वर्ष की वहाँ बहुत बड़ी यानी किलोमीटर और किलोमीटर रोड ध्वस्त हो गई थी, तो और कई जगह बह गई थी। तो ये पूरा हिमालय एरिया ही संवेदनशील है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों से कोई भी बात पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए प्रभावित करने वाली होती है और जो गर्मी मौसम जो उसमें असंतुलन होता है, उसका प्रभाव हिमालय क्षेत्र में अधिक पड़ता है। वो इसलिए कि ये क्षेत्र नया है, ऐसे कहा जाता है। कहते हैं कि कभी जो समुद्र तलीय इलाके थे या हमारे मध्य भारत था, वो हिमालय था और उसके बाद समय ने अपना रुख बदला तो हिमालय क्षेत्र कहीं और हो गया। वो इसलिए भी क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे तो हिमालय में दरकते हुए चट्टानों के आस-पास कभी-कभार आपको शंख नज़र आते हैं। वो शंख कहाँ से चले गए, जो समुद्र में पाए जाते थे। सीपियाँ के भी जो जीवांश वहाँ पे मिले हैं या पुराने जो कुछ रिपोर्ट हम देखें तो वहाँ पे ऐसे जंतुओं के भी जीवाश्म मिले हैं, जो कि समुद्री एरिया में या फिर मैदानी क्षेत्रों में ही मिल सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की प्रकृति में हलचल तो लगातार परिवर्तनशीलता के साथ बनी रहती है क्योंकि उसे गति करनी है और उसे मानव, दानव, सूक्ष्म जीव या महामानव सब एक हैं। वो देखती नहीं है कि उसके लिए सब बच्चे हैं या सब एक समान जीव है और जब वो अपने गति से चलती है तो उसको बैलेंस करना है, उसको सबको एक दृष्टि से देखना है और एक गति से चलना है। तो 2 बातें यहाँ पे हैं, एक तो प्रकृति अपनी गति से चल रही है और अपनी नियति से भी चल रही है, उसके साथ-साथ आगे बढ़ना है और निरंतर इस प्रक्रिया में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, कोई भी विलंब नहीं करना है। दूसरा हम मानव हैं और हमारे के कारण भी जो पृथ्वी की गति है शायद उसमें थोड़ा-सा विचलन, थोड़ा-सा कंपन पैदा हो रहा है, थोड़ा-सा या तो बाधा हम प्रकट कर रहे हैं या संभवतः हम उसकी गति को तेज़ कर रहे हैं। जो आज होना था या जो 100 साल बाद होना था वो 50 साल पहले या 100 साल पहले हमें दिख रहा है और ये हमारे कारणों से है। और जो कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही थी, उसके बाद एक क्लाउड बर्स्टिंग की बात हो रही थी। तो इसमें तो सीधा-सीधा हमारा ही हम योगदान है। लेकिन हम फिर भी इस प्रकृति के लिए वो छोटी-सी चीज़ें हैं, हम बौनी चीज़ हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम चाँद पर और मंगल पर पहुँचने वाले लोग हैं। लेकिन अपने जहाँ तक हमारी लिमिट है, वहीं तक कार्य कर सकते हैं। प्रकृति बहुत ही विराट है और न जाने कितने लाखों वर्षों से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। कितने विकास उसने देखे हैं, कितने विकास हुए हैं, कितनी सभ्यताएँ आगे बढ़ी हैं और सभ्यताओं की अगर बात करें, तो कई-कई सभ्यताएँ आप सभी को लगता होगा कि भारतीय जो सभ्यताएँ हैं, वहाँ भारतीय जो सब पूर्व की सभ्यताएँ हैं, वो
धरती के कई परतों के नीचे हमें खोदने में मिल रही है। तो ये भी कुछ कारण रहे होंगे, ये भी कुछ जलजले रहे होंगे जिसमें समाहित हो गए हैं और ऐसे ही चलता रहा तो हमें शायद हम ही जो अभी इस मंच पर हैं, योगहार के मंच पर, कई और तांडव देख सकते हैं धरती के, जो कि धीरे-धीरे होता है, एक साथ तो नहीं होता है। और हमने तो अपने वैदिक ग्रंथों में जो जलमग्न होने वाली पृथ्वी कई बार हुई है, ऐसे भी सुना है। तो कुल मिलाकर मेरी समझ में तो आदरणीय यही बात आती है कि पृथ्वी का चक्र अपने साथ तो चल ही रहा है, लेकिन हम मानव उस चक्र में और छोटे-छोटे स्थानों में पृथ्वी की गति को ज़्यादा संवेदनशील बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसी का कारण है कि चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो या पंजाब की बात हो। क्योंकि हम जब इन ऊँचे इलाकों में जो घनघोर बारिश आती है, तो पंजाब जो पाँचों तरफ से जिसमें प्रभाव होता है वायु का भी, पानी का भी अ, तो उसका जलमग्न होना स्वाभाविक है। इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब आपके पास आता हूँ और फिर आपके माध्यम से ये चर्चा आगे बढ़े, ऐसा निवेदन करता हूँ। हेलो। जी, जी, आदरणीय मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इसी क्रम में और इस क्रम में तब कि जबकि आपने पानी पर बहुत अच्छा कार्य किया है, आदरणीय हमारे पूर्व में हाँ, उन्होंने मोहन बताया कांडपाल कि नाम है मेरा। जी, मोहन का आपका स्वागत जी, जी, स्वागत है। हाँ, 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 नमस्कार सभी को मेरा। जैसा बातचीत चल रही है और कल भी इसी मुद्दे पर लगभग बातचीत हुई थी और मैंने सभी को सुना और समझने की कोशिश की। ये तो निश्चित है, जैसे हमारे अभी पूर्व साथी उन्होंने कहा कि प्रकृति ने तो अपने तरीके से उलट-पुलट भी करना है, संसार को एक बार बदलना है, हिमालय इधर से उधर जाना है या ऐसे होता रहा है, ये तो इतिहास बताता है हमारा। बारिश भी होती है और लेकिन जो अभी जो इस बार तो काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश। मैं भी यहाँ पर लगभग गाँव में 36 साल से हूँ और इस गाँव में इतनी बारिश मैंने 36 साल में नहीं देखी। लेकिन जब मैं अपने बुजुर्गों से ये सब बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि पहले भी बहुत बारिश होती थी। 5-5, 6-6 दिन मेरी माताजी लगभग 97-98 साल की हैं, मेरे साथ रहती हैं यहीं। तो वो बताती हैं कि पहले भी 6-6 दिन, 7-7 दिन बारिश होती थी और सूरज दिखाई नहीं देते थे, इतनी बारिश होती थी। हम लोग खेती आदि का काम बड़ी मुश्किल से कर पाते थे कि जानवरों के लिए चारा वगैरह नहीं मिल पाता था, लेकिन तब इतना नुकसान नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पहाड़ खिसक गए या गाँव के अंदर कोई किसी एरिया में मकान को नुकसान हो गया या ये सब बातें सुनने को नहीं मिलती थी इतना। तो उसको जब और गहराई से समझने की कोशिश की गई है, तो ये था कि हमारे बुजुर्गों ने जब ये उत्तराखंड में बसे थे, जब बहुत पहले आज से 500-600 साल पहले, तो उन्होंने मकान ऐसी जगह लगाया, गाँव ऐसी जगह बसाया, जहाँ चट्टानें मजबूत थी। घर वहीं बनाते थे वो। बहुत सारी बीच में कहीं ऐसी पहाड़ी जगह देखते थे, जहाँ पर चट्टानें मजबूत होती थी, वहाँ पर वो लोग जो है मकान लगाते थे। तो अभी भी मैं देखता हूँ गाँव के अंदर कि लोगों ने जहाँ कहते हैं मतलब चट्टान है, उसी पर पुराने मकान लगे हुए हैं, पुराने ज़माने के। लेकिन पिछले विकास के दौर में, पिछले आज़ादी के बाद का जो दौर आया है, उसमें लोगों ने बड़ी तेज़ी से अनियोजित विकास कर दिया है। यानी कि जहाँ अगर
पोली जमीन भी है जहाँ खिसकने की उम्मीद है, वहां पर भी मकान लगा दिए हैं। नदी के किनारे मैं अपने ही आसपास के क्षेत्र में देख रहा हूं कि नदी के किनारे आध पिलर जो है नदी में है, मकान का पिलर नदी में है और उसके बाद मकान लगा दिया है। कारण क्योंकि नदी के बगल से सड़क गई है, सड़क कटी है तो नदी के बगल से कटी है, तो सड़क पर आने के लिए पूरा मकान जो है इस तरीके का लगा दिया है। तो कहीं पर भी जैसे ही बादल ज्यादा बारिश होती है तो उसको हम लोग जैसे बादल फटना कह दे रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है आपकी उसको बहा के ले जाता है। गांव के अंदर भी लोगों ने, क्योंकि पिछले 35-36 साल जैसे मैंने बताया मैंने भी इतनी बारिश नहीं देखी, तो लोगों ने ये सोच लिया कि अब बारिश होगी ही नहीं उतनी जितनी बारिश पहले होती थी। तो गांव के अंदर भी लोगों ने जहां खिसकने वाली जमीन थी वहां पर मकान लगाने शुरू कर दिए। लोगों को प्लान नहीं बना पाए कि ये अगर कल को बारिश ज्यादा होगी तो ये मकान तो हमारे सब खिसक जाएंगे। चाहे आप अभी जो थराली वाला हुआ है वहां पर भी क्या हुआ है कि बादल का जो मकान जो लगे हैं, होटल वगैरह बने हैं, वो वहां जाकर के बिजनेस के उसमें जो है सारे बिल्डिंगें बन गई। अब वो धीरे 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 जैसे ही एक बादल का झोंका आया और वहां से पूरा का पूरा जो है बहा के ले गया। अगर हम उसको वहां पर भी गौर करें, अभी यहाँ पे चकुटिया में हुआ था तो हमारे पास में कम से कम 20-25 मकान बह गए थे। तो हम लोग वहां देखने गए तो उसमें से कोई भी मकान ऐसा नहीं था जो पुराने बुजुर्गों के जमाने का मकान हो और वो उसको नुकसान हुआ हो। जो नई सीमेंट के मकान बनने शुरू हुए थे और जो नीचे की तरफ आकर के नदी के किनारे बने थे, उन्हीं में ज्यादातर नुकसान हुआ है। तो एक तो ये कारण तो है कि पृथ्वी अपनी तरीके से सिस्टम को चलाएगी, लेकिन कुछ तो हमको अपना प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि हम ये सोच के कि कभी भी नदी अपना विकराल रूप रख सकती है, अपने पुरानी रूप में आ सकती है। क्योंकि ये तो इतिहास है कि अगर 500 साल का वर्षा का स्वरूप देखते हैं तो वर्षा कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, फिर कम होती है। इसको एक तरंग की तरह देखा जाता है। तो एक तो ये बात स्पष्ट है कि जहां पर, और दूसरा क्या हुआ है पिछले सालों में, जैसे बहुत सारे लोगों को कल भी सुना, उसके बाद अन्य समूह आदि में भी मैं सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि अब जो है जैसे रोड बह गई, 1 किलोमीटर रोड बह गई, आधा किलोमीटर रोड बह गई। ये अब विकास आया है तो रोडों का तो निश्चित रूप से बहना भी है उसने, लेकिन अगर हम 30 साल पहले की रोडों को देखें, सड़क को देखें, एक हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनसे मैंने कहा कि ये सड़क क्यों नहीं बहती है जो ये यहाँ से हल्द्वानी से लेकर के यहाँ हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। ये सड़क तो बहुत कम, इसका एक थोड़ा छोटा सा पार्ट कभी टूट जाता है, बड़ी तादाद में ये नहीं टूटता है। तो उन्होंने कहा कि सब जो अब जो काम हो रहा है वो सब जेसीबी से हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों से हो रहा है। और जब मशीनें चट्टानों पर चलती हैं, पहाड़ पर चलती हैं, तो वो कम से कम आधा 1 किलोमीटर तक का या 100-200 मीटर तक का बड़ी तादाद में पहाड़ को हिला देती हैं। जैसा पूर्व हमारे साथी ने भी कहा कि पहाड़ बहुत, हिमालय जो है बहुत मजबूत नहीं है, तो वो बाद में उसको हिला देती हैं। हिलाने से क्या होता है कि बाद में जैसी छोटी सी बारिश होती है उनकी उनकी सुरंगों में चला जाता है पानी और वो सब का सब बहा ले जाता है। उन्होंने कहा पहले की जो रोडें कटी हुई हैं वो संबलों से कटी हैं, जो मनुष्य ने, मजदूरों ने काटी हैं, तो उसमें इतना नुकसान या इतना धरती पृथ्वी ये पहाड़ हिलते नहीं थे। उनका मानना ये था। तो उन्होंने कहा उससे जो है देखा जाता था कि कितनी जगह पर कितनी जगह हिलेगी। अभी जो है चाहे ट्रेन के लिए बन रहा हो, चाहे डैम के लिए हो रहा हो, चाहे सड़कें बड़ी तादाद में कट रही हैं। अब आज की स्थितियां पहाड़ में ये हो गई हैं कि हर घर पर सड़क कट रही है। विकास का मतलब ही उत्तराखंड में आज ये है कि सड़क कटनी है किसी भी हालत में। 2 कदम पर भी लोग पैदल जाने को तैयार नहीं है, सब के सब अपने घर तक सड़क ले जा रहे हैं। और क्योंकि सड़क कटना जो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें
सड़क योजना सबसे ज्यादा सड़क योजना है आजकल, चाहे विधायक बना रहे हो, चाहे अन्य लोग बना रहे हो, चाहे लोग मांग कर रहे हो, सबको सड़क चाहिए और अपने घर तक चाहिए। तो उससे भी पूरा जो ढांचा है हमारा वो एक हद तक हिल रहा है, उसमें काफी नुकसान हो रहा है मशीनों से, जेसीबी से, इन सब से। उसके कारण ये जो छोटे छोटे भूस्खलन हो रहे हैं, थराली जैसा तो बड़ा भूस्खलन है जो हर गांव में दिखाई दे रहा है। हर गांव में हमारे आसपास जहां मैं रहता हूं वहां पर भी कई जगहों पर जो है भूस्खलन हो गया है, रोडें टूट गई हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उसका मेन कारण ही जो समझ में आया है वो ये आया है कि बहुत ज्यादा मशीनों का प्रयोग करके, और उससे पूरा जो है ये जो हिमालय बहुत कच्चा है, हिमालय का जो बताते हैं, उससे काफी क्षेत्र हिलता है और उसके बाद बारिश होती है तो वो भूस्खलन होता है। एक तो ये समझ में इस क्षेत्र में आया है। दूसरा, लोगों ने सड़कों पर आने के लिए नदियों पर पूरा का पूरा, आप कहीं देख लीजिए केदारनाथ बद्रीनाथ तक, कहीं वहीं नहीं, यहाँ के गांव में भी देख लीजिए, कुमाऊं के भी सड़कों के किनारे नदियों पर पिलर डाल के उनके ऊपर मकान खड़े कर दिए हैं। और वो जब बाढ़ आती है, पानी आता है, तो वो सब का सब बहता है। और ये सब एक 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 योजना के तहत नहीं हो रहा है, कोई उसको मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। अनियोजित विकास है। लोगों ने कहा ठीक है, सड़क है, यहाँ पर अपना दुकान खोल ली या मकान लगा लिया या कब्जा कर लिया। तो ये उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तादाद में हुआ है। जैसे हम नैनीताल भी, आप लोग गए होंगे तो नैनीताल में एक बहुत बड़ा ताल, सूखा ताल हुआ करता था, उसमें कभी कभी बारिश होती थी तो वो भरता था। आज उसमें पूरे मकान लगा दिए गए हैं, कब्जा कर लिया गया है सब। तो ये जो मनुष्य ने इस प्रकार की प्रवृत्ति मान ली है कि अब नदियां जो है नहीं फिर से अपने उफान पर आएंगी और फिर ये बारिश कम ही होती रहेगी, इतनी बारिश नहीं होगी, उसका एक जवाब दिया है इस बार प्रकृति ने कि आप लोग सुधर जाइए, आप लोग मेरी जमीन पर तो कम से कम कब्जा मत करिए, जो जमीन मेरी है। नदी ने सीधे सीधे स्पष्ट संदेश दिया है इस बार, और उन्हें बहुताय मात्रा में, अभी जितनी रिपोर्टें आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, उससे ज्यादा गांव गांव में भी, गधेरों में भी, जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी ये सब काम जो है नदियों ने इस बार प्रकृति ने दिया है। तो एक तो ये, इस पर बहुत ज्यादा सरकार को भी, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हमको नदियों के किनारे कब्जा नहीं करना है, वो जगह उसकी है, उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा, अगर हो सकता है तो जितना मशीनरी का प्रयोग कम हो, हिमालय की स्थिति को देख करके उसमें कम करना चाहिए। इस प्रकार का विकास कुछ प्लान करना चाहिए जिससे कि लोग थोड़ा सा, जैसे अब क्या है, 100 मीटर जाना है ऊंचाई तक पैदल, यहाँ पर मैं देखता हूँ 100 मीटर की चढ़ाई चढ़ सकते हैं, लेकिन उस 100 मीटर के लिए भी इतनी घुमा करके रोड लाई जाती है, और उसके कम से कम 1 किलोमीटर की रोड घुमा करके वहां तक पहुंचाई जाती है, जबकि 100 मीटर आसानी से उस मकान में या उस पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में या उस होटल में लोग आकर के जा सकते हैं। तो इस प्रकार का मतलब विकास है कि पैसे के दम पर कि चलो भाई हमने इसको काट देना है, फिर वो टूट रहा है। वो इस बार तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे विकास से नुकसान हुआ है, ये मैं कहना चाहूंगा। बाकी हम लोग, मैं जैसा, मेरा नाम मोहन कांडपाल है और मैं इधर अल्मोड़ा में द्वाराहाट जगह है वहां पर रहता हूँ, और पिछले कई सालों से गांव में ही रहता हूँ, और यही खेती वगैरह की भी करता हूँ, और टीचर हूँ इंटर कॉलेज में। और साथ में हम लोग जो है कुछ पर्यावरण पर पेड़ लगाने पर, और एक हम लोग का नारा है पानी बो पानी उगाओ, उस पर काम करता हूँ, ये हम कहना चाहेंगे। तो इस सब को लेकर के मैं खास तौर से पवन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार पर भी थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे यदि आपको, तो आपका तो काफी अनुभव है और काफी पहचान है, तो ये इस तरफ को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि नदियों पर लोग मकान ना लगाए, इस प्रकार का कब्जा ना करें, नहीं तो ये अभी फिर नुकसान होगा। क्योंकि इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, वो वास्तव में आगे अभी दिक्कत कर सकता है, अगर इतनी बारिश होगी तो बहुत ज्यादा। यही कहना चाहता हूँ।
जी जी आदरणीय। बहुत सुंदर। जी जी आदरणीय सर ने जो अभी बताया, आदरणीय श्यामपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया, और जो चर्चा हो रही है मुझे ध्यान आ गया है। और निश्चित जैसा कि पहले ऐसा हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। पहले एक तो सूचना तंत्र नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं थी, और ना टेलीफोन थे। पहले तो चिट्ठियां आती जाती रहती थी, इतनी जनसंख्या नहीं थी। और ये जो देवभूमि बोला जाता है उत्तराखंड में, जैसे देवभूमि, तो मैं देवभूमि के बारे में चाहूंगा। आदरणीय दिनेश जी वहाँ उपस्थित थे और विद्वान जन उपस्थित थे। देवभूमि क्या है? देवभूमि यानी हमारे अंदाज से कि वहाँ उस उत्तराखंड में, उस एरिया में जो है देवों का वास रहता था, जहाँ व्यक्तियों ने जो है सिर्फ जो है व्यक्ति तुरंत का देख रहा है। 100 वर्ष आगे की, जैसे हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी हैं, वो 100 वर्ष आगे की योजना बनाते हैं, आगे का सोचते हैं। लेकिन आज का मानव जो है सिर्फ तुरंत सोच रहा है कि हमारा जो अपराध है, जैसे अपराध में शारीरिक सुख के लिए व्यक्ति कुछ भी घटना घट देता है, उसकी मौत होती है, उसकी फांसी होती है, उसका एनकाउंटर होता है, लेकिन वो क्षणिक मात्र के उसके लिए। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है, जैसे मकान बना रहा है, मुश्किल से 2 साल, 10 साल, 50 साल, 25 साल के लिए उसने मकान बना लिए, और इसके बाद जो है अगर आपदा आई, विपदा आई, तो वो पूरा तहस नहस हो जाता है। इसलिए आज का जो मानव है, जो आगे की ना सोच करके तुरंत की सोच रहा है, व्यापार कर रहा है। व्यक्ति जो है जो खाने पीने में भी ऐसे ही कर रहा है कि केमिकल खा रहा है, शराब पी रहा है, उसको पता है कि इससे हमारा कैंसर होना है, हमारी मौत होना है, लेकिन वो खा रहा है। तो ऐसे लोग, मानसिकता के लोग जो है, जो आज इसमें आ गए हैं ये समाज में, जिसके कारण ये सब जो घटनाएं हो रही हैं। और व्यक्ति जो है, जैसे नदियों में मकान बनाना, जहाँ जो है पहाड़ अपने अपना आकार ले रहे हैं। पहाड़ जैसे पिछली बार भी आदरणीय दिनेश जी ने बताया था, और हमने भी सुनाया भी जा करके, कि पहाड़ अपना, हर पहाड़ बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, उनका स्वभाव है। तो जब वो बढ़ेंगे तो निश्चित विकास तो करेंगे। पेड़ जो बड़े, जैसे पवन जी ने कहा था कि बड़े पेड़, जो जड़ों वाले पेड़ हैं, वो नष्ट हो गए हैं। हमने देखा अभी उत्तराखंड की यात्रा पे कि जिन जिन पेड़ों की जड़ें बहुत बड़ी हुई हैं, उन पर पत्थर सदे हुए हैं। पेड़ के नीचे पूरी जगह खाली है, और पेड़ की वजह से वहां पहाड़ सदा हुआ है। तो वो पेड़ भी हमारे खत्म हो गए हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मैं, जी म्यूट कर ले, मैं कर देता हूं आपको। तो इन देवभूमि के बारे में आदरणीय दिनेश जी, पुनः मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इसके बारे में आप बताने का कष्ट करें कि उत्तराखंड में पहले क्या था और आज क्या है। जी दिनेश जी। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका संभवतः मेरे पास भी उत्तर नहीं है। मैं क्योंकि इसी उत्तर के बहाने सुनने और विचार करने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी तक जो समझ में आया, ये जो देवालय हिमालय है, यहाँ पर जो संवेदनाओं का हेडक्वार्टर है। बहुत सारी जो गतिविधियां संभवतः जो हमें देखने को मिलती हैं या न भी देखने को मिलती हैं, लेकिन ये आभास होता है कि यहाँ पर अगर हम सरलता से समझें, तो जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो धरती में, इस प्रकृति में अलग अलग ऐसे स्थान हैं जहाँ पर धरती अपनी प्लानिंग करती है, और अपनी प्लानिंग वहीं करती है जहाँ संवेदना युक्त क्षेत्र होते हैं। और देवालय हिमालय इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर अगर मनुष्य आए तो उनकी जो मेडिटेशन की बात कहें, या फिर हम संध्या की बात कहें, एकाग्रता की बात कहें, वो बहुत ही कंसंट्रेट हो जाती है, एकाग्रचित हम हो जाते हैं, और आध्यात्म की तरफ हम जाने की शक्ति प्राप्त करते हैं इस क्षेत्र में। यानी संवेदना से परिपूर्ण है। अगर हम स्थूल जगत की बात करें और सूक्ष्म जगत की बात करें, तो कई घटनाएं यहाँ से निर्देशित होती हैं, ऐसे कहा जाता है। कहते हैं जो चौखंबा है, जो पर्वतराज हिमालय का एक विशेष क्षेत्र है,
वहाँ से जो सूक्ष्म जगत की प्लानिंग भी तय होती है। और मैं इसलिए भी इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि ये मानना समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैंने आभास किया है कि कुछ-कुछ जगह ऐसी हैं जब आप अकेले हों या अपने 1-2 साथियों के साथ ज़रूर ऐसी जगहों पे जंगलों में या हिमालय के आस-पास रहें, जहाँ गुफाओं में रहने का आप आनंद उठाने के लिए जाएँ। आपको रात्रि में कई तरह की ध्वनियाँ सुनने को मिलेंगी और वो ध्वनियाँ कहा जाता है कि देवी शक्तियों के माध्यम से हमें मिलती हैं। मैंने इसी तरह के अनुभव अलग-अलग ये मानते हुए भी कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब मैं उन स्थानों पे गया, रहा, तो मुझे अलग-अलग और बहुत ही अचंभित करने वाले अनुभव प्राप्त हुए। मुझे सुनसान एरिये में जहाँ की कोई सैकड़ों किलोमीटर तक कोई लोग रहते नहीं हैं, वहाँ ढोल, दमाऊँ और इस तरह की जो वाद्य यंत्र हैं, उनकी आवाज़ें सुनने को मिली। मैंने लोगों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कुछ लोगों को कभी-कभार सुनाई देती हैं, इस तरह की बातें सुनने को आई हैं। दूसरी एक बात ये भी मानी जाती है और सत्य भी है कि जो आध्यात्म जगत के जो पुरुष हैं, जिन्हें दीन दुनिया को दिखाने, सिखाने और इससे अलग वो एक तरह से वास्तविक सन्यासी हैं, वो उस क्षेत्र में हैं, ये बात भी सिद्ध होती है। क्योंकि ऐसे ही संवेदनशील अ, और ऐसे ही सिद्ध क्षेत्रों में अ, लोगों की आयु कई-कई वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं। ये बात भी प्रमाणित होती है कुछ साहित्य से और एक पहलू ऐसे भी लगता है और बातों को लेकर कि यहाँ जो धाम हैं, वो दूरस्थ स्थानों में वो रखे जैसे में कि कि हमने अतिक्रमण कर दिया है उन स्थानों पर। जो देवालय में संवेदनशीलता की जो बात थी, वहाँ संवेदनहीनता जब हो जाती है, जहाँ मानवता की बात थी, वहाँ असुरता का प्रवेश हमारी लालचों के कारण हो जाता है। तो फिर वो देवालय की जो स्थिति थी, वो भी खिसकने लगती है और धरती की स्थिति भी वो खिसक रही है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे अ, महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जो वास्तव में देवों का स्थान है और यहाँ पे हालाँकि मैंने लंबा खींच लिया, लेकिन एक बात ये कहूँ कि मैंने तो 2008-9 में ये कहा था कि यहाँ केदारनाथ क्षेत्र में क्योंकि मैंने सुना था तो बहुत वीराने में भगवान का मंदिर बनाया गया था, कुछ सोच समझ कर के कुछ प्लानिंग के साथ बनाया गया होगा, लेकिन वहाँ हमने इस कदर अतिक्रमण किया है और लगभग हिमालय क्षेत्र के सभी जगह कोशिश की गई है। यहाँ तक कि बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया है कि यहाँ पर हमारा ठौर बनेगा, यहाँ पर हमारी राजधानी बनेगी, यहाँ पर हमारी बिल्डिंग या हमारे जो महल बनेगा, ऐसे चिन्हित कर लिया है, उस तरफ लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो वहाँ से जो संवेदनशीलता थी, वो तो हमने भगा दी है। हम असंवेदन होकर के जब हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं, हमारी संवेदना मर गई है, तो धरती का स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता के विपरीत कुपित होना वाजिब है और ज़रूरी भी है। अच्छा प्लानिंग की जहाँ तक बात करें आदरणीय तो ये बात हो रही थी कि जैसे यहाँ पे ऐसे स्थानों पर मकान बनाए जाते थे कि जो एक धार यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों की नोक वाली क्षेत्र होते जहाँ पे पानी कम पसरता था वहाँ पे बनाए जाते थे और बाद में काफ़ी समय तक भी ये कार्य लोगों ने जब रास्ते बनाए उसमें भी ये प्लान रहा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे गाँव के पास लगभग गाँव से 10-12 किलोमीटर दूर कालीमठ क्षेत्र है और वहाँ पे जो मधुगंगा आती है और सरस्वती आती हैं, 3 नदियाँ वहाँ पे हैं, अलग नदी हैं। तो त्रिवेणी में अंग्रेज़ों के ज़माने से एक पुल बना था और हमें क्योंकि पैदल लगभग सप्ताह में माँ काली के मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे हम, कोई 30 किलोमीटर दूर। तो तब
लोग कहते थे कि ये जो पुल है इसकी उम्र है 100 साल। लोगों ने उस समय ये ध्यान में रख कर के कि अगर बाय द वे भूस्खलन हो जाता है कि कुछ कारण हो जाता है तो 100 साल तक की लगभग अधिकतर वस्तुओं का, अधिकतर जगहों का, अधिकतर रास्तों का, अधिकतर पुलों का निर्माण किया है। ये ध्यान में रखकर 100 साल की प्लानिंग के साथ मुझे हंसी आती थी और मैं, क्योंकि मैं छोट बालक बुद्धि थी, मैं सोच भी नहीं पाता था और मैं हंसता था कि कैसे कह सकते हैं कि 100 साल तक ये जीवित रहेगा, क्या इसमें भी प्राण है इस पुल में? लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ, मैं बीच का समय भूल गया और 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई, उस आपदा में वहां के 2-3 पुल आसपास के क्षेत्रों के लगभग 50-50 किलोमीटर के बीच के ऐसे पुल जो कि जिनकी उम्र 100 साल हो गई थी, ठीक 100 साल में वो ध्वस्त हो गए। तब मुझे यकीन हुआ कि कुछ प्लानिंग भी होती है और अगर मानदंडों को रखते हुए, स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्य किए जाएं तो कम से कम एक मियाद हो किसी वस्तु की, एक बात पे निश्चित होती है। लेकिन जो हमारे पूर्व में अभी आदरणीय कर्णपाल जी ने भी कहा है कि हम जो निर्माण कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि अभी हमने ये पुल का निर्माण किया और सुबह सवेरे वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारी प्लानिंग का कोई अर्थ नहीं है। अभी हमने ऑल वेदर रोड की बात करी थी, जिसमें इतना अच्छा परिदृश्य दिखाया गया था कि यहाँ पे टूट फूट नहीं होगी, लेकिन प्लानिंग अलग होती है और जमीन में जब कार्य अलग होते हैं तो इस तरह के भी बहुत सारे घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम देहरादून से दिल्ली के मार्ग पर मुझे जाना हुआ, तो जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो चुका था, जिस पर गाड़ियां दौड़ पड़ी थी, बीच में वो बंद था। मैंने लोगों से पूछा ये बंद क्यों है, तो लोगों ने कहा कि अभी इसमें थोड़ा काम बचा हुआ है। लेकिन असल में बात देखी गई तो वो पुल बीच बीच में दरक गया है, टूट गया है। तो 2 दिन में ही हमारी प्लानिंग बस हो जाती है। हम कहाँ 100 साल की वाला प्लानिंग की बात करते हैं और कहाँ हम इस प्रकृति की जो प्लानिंग है उसमें हम घुसपैठिए बन गए हैं। और जहाँ हम देवालय हिमालय की बात कर रहे हैं, देवभूमि की, सब देवभूमि मतलब जहाँ संवेदनशीलता जीवित रहती है, उगती है और उसकी हम फसल लेते हैं, वो हमने बर्बाद कर दी है। जी आदरणीय, मैं वापस आता हूँ बहुत सारे समय की खपत करके। जी नहीं, महत्वपूर्ण आपने जो है अपने जो जानकारी, जो अपने अनुभव बताए हैं। और जब हमने अभी केदारनाथ की जो आप चर्चा कर रहे थे, केदारनाथ जाके देखा भाई जी, मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब मुझे मेरा निवास जो है भगवान केदारनाथ के बिल्कुल मंदिर के मात्र 50 फीट दूर धर्मशाला बनी हुई है, उसमें दिया गया। अब देखिए, मंदिर जब हाँ धर्मशाला होती है उसमें लैट्रिन बाथरूम भी होता है, सब कुछ होता है। बड़ा कष्ट हुआ, मैंने कहा यहाँ ये धर्मशाला है तो यहाँ तो मैंने कहा इसमें लैट्रिन, बोले अटैच है। मतलब कितना गलत जो है व्यक्तियों ने, जो आपने कहा ना कि बड़े बड़े पैसे वालों ने, उद्योगपतियों ने अपनी अपनी धर्मशालाएं बनवा दी हैं, और ये कह के जो है उन्होंने उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। भगवान केदारनाथ बाबा आए थे एकांत में तपस्या करने के लिए, एकांत जगह देखा। अगर चलो मानव को दर्शन करने जाना है तो वहां दर्शन करने जा सकते थे, उसके दूर 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर अपने कहीं ये धर्मशालाएं बना देते यात्रियों को रुकने के लिए। लेकिन उन्हीं की छाती पर वहीं जो है सारा सब कुछ बना दिया, जिसका हमने परिणाम भुगता और आगे भुगतेंगे। क्योंकि वहीं आदमी जो है शौच कर रहा है, वहीं सब कुछ कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, वहीं सब, यानी मर्यादा कहाँ रही? भगवान का को क्या लगता होगा कि वहां जो है भक्त जाते हैं, उनको खुशी होती है, जो मांगते हैं हम क्या है? ये जो है बड़ी जो है विडम्बना है, और इससे मन जो है बहुत व्यथित हुआ ये स्थिति देख करके। तो ये केदारनाथ की स्थिति ऐसे ही जो है, भगवान बद्री विशाल की स्थिति ऐसी, हर तीर्थ स्थान की स्थिति बन गई है। तो और जो आपने पुल की और सड़कों की बात की है, इस पे भी अब हम चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश से आदरणीय डीडी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में, उनकी वहाँ की स्थिति के बारे में भी अपने अनुभव प्रदान करने का कष्ट करें, उसका कारण और उसका क्या समाधान हो सकता है। जी आदरणीय डीडी शर्मा जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, लेकिन मैं किन्हीं कारणवश कल और परसों नहीं आ पाया।
तो मैंने आज सुबह ही ज्वाइन किया था। ये जो दिवेश सेमवाल जी ने अभी चर्चा की, बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा है। और पहाड़ों की जो आपने कहा कि उत्तराखंड जो है देवी देवता का वास है, जैसा उत्तराखंड है वैसा ही हिमाचल है। कहते हैं यहाँ 360 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, समानताएं हैं। जहाँ उत्तराखंड हमारे ये 4 धाम वहाँ कहते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जैसे मुन्नालाल यादव जी कह रहे थे। मुझे भी यहाँ 2-3 बार जाने का अवसर मिला है। केदारनाथ तो खैर मैं एक बार गया हूँ, लेकिन बद्रीनाथ और बद्रीनाथ और यमुनोत्री में मैं 2 या 3 बार, क्योंकि हम उत्तरकाशी में कृषि प्रशिक्षण के आयोजन के लिए हमें बुलाया जाता था, तो उस माध्यम से हम वहाँ भी जाते थे। हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी वही है। पिछले 2023 में यहाँ इतना ज़्यादा बाढ़ग्रस्त हुआ था क्षेत्र के, उससे भी हम नहीं उबर पाए। तो अभी 2024 में ज़्यादा मानसून नहीं आई, और अभी 2025 में जो यहाँ पर त्रासदी हो रही है, मानसून ने अपना कहर बरसाया हुआ है। अभी हमारा जो यहाँ हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, यहाँ 2 तरह की जलवायु होती है। सर्दियों में जहाँ हमारे बर्फ़ पड़ती है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ती है, निचले क्षेत्रों में बारिश होती है। और पूर्व में हम सुनते थे कि बर्फ़ का जो यहाँ पर प्रभाव पड़ता था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी कि एक घर से दूसरे घर को अगर जाना है तो मेरे ख्याल से 2-2 घंटे लगते थे, अगर 20 मीटर में जाना है। आपदाएं ऐसी होती थी सर्दियों में, जो हमारी 2 मंजिला मकान होता है पहाड़ों में, अक्सर निचली मंजिल में हम पशु बांधते हैं, उसी में घास वगैरह स्टोर होता है सर्दी के लिए, और ऊपरली मंजिल में स्वयं हम लोग रहते हैं। ये हमारी पहाड़ों की प्रकृति, पहाड़ों के रहने की प्रक्रिया है। और कई बार ये कहते थे जो पहली मंजिल तक भी बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता रहा कि बर्फ़ का आगमन भी कम होता है, बर्फ़ कम पड़ने लगती है, और जो कुछ ऐसे क्षेत्र है जो स्नो जोन बन चुके हैं। हमारे जो, अगर आप हिमाचल आए हों तो परमाणु तक बर्फ़ पड़ती थी। परमाणु से पर हमारा जो हिमाचल का बाउंड्री पड़ती है, उसके साथ कालका है, कालका के बाद जैसे ही आते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है, अब पिछले 3 सालों से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आसपास, मैं भी वहीं उसके आसपास रहता हूँ। 30 किलोमीटर राजधानी से हमारा मेरा गांव जो है, और यहाँ जो है धीरे धीरे अब आपके पिछले 3 सालों से बर्फ 2 इंच 3 इंच पड़ी है। तो ये धीरे धीरे प्रकृति ऐसी बदलती रही है कि यहाँ के जो हमारा जनजीवन था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ मंदिर हर घर, हर गांव पड़ोस में है। खास करके जहाँ इस बार आपदा आई है, मंडी जिला है हमारा, कुल्लू जिला है, और जिला शिमला के भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ हजारों मंदिर बने हैं। आप सभी सुन रहे होंगे कि अपने देवी देवताओं के ऊपर, जैसे आपका कोई यही है भगवान जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, या दुर्गा माता कहते हैं, काली माता कहते हैं, इन्हीं के मंदिर बने हैं। यही स्वरूप है देवताओं का, यही स्वरूप है देवी देवताओं का, यही देवियों का भी यही स्वरूप है। तो ये जो प्रकृति को की बात कर रहे हैं हम, मानसून की कहर की बात कर रहे हैं, ये हमारा ये जहन में आ गया है कि हमने जो है धरती का दोहन जिस प्रकार से किया है। यहाँ पुराने ज़माने में हमारा गांव था, जिस गांव में मैं रहता हूँ, ये केवल मात्र 7 घर थे। तो यहाँ हर बरसात में कोई ना कोई किसी मकान में कोई ना कोई वो या टेढ़ा मेढ़ा होता था या करता था। हमारा घर
जहाँ बना था स्वयं मेरा पूर्वजों का घर था, दादा मेरे पिताजी ने बनाया था। उसमें कोई 70-75 साल एक ऐसी आपदा आई थी कि जब बहुत ज़्यादा बरसात हुई, 6-7 दिन तक चलती रही, जैसे बरसात रुकी वैसे ही उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक डायगनली पूर्व से पश्चिम तक ऐसी दरार आई कि मकान बिल्कुल टेढ़ा हो गया सर। और वो टेढ़े होने का जो हमारे फर्श लकड़ी के होते हैं, छत हमारी उसकी थी, पत्थरों की थी, तो मकान बिल्कुल तिरछा हो गया, जैसे तिरछा हो गया और फर्श भी तिरछे हो गए, लेकिन लकड़ी इतनी ज़्यादा थी कि मकान को मतलब गिरा नहीं, टेढ़ा हो गया। कई साल तक वैसा रहा। अब हमने उसको बदल दिया है, नए मकान बदल दिए। तो वो हम सुनते थे कि हर 15 साल में, हर 20 साल बाद इतना बरसात का कहर पड़ता है कि गांव में, पिछले साल भी ऐसा हुआ हमारे गांव में, मीडिया भी आया, मीडिया ने दिखाया, सरकार ने 1-1 लाख रुपया हर मकान हाउस होल्ड को दिया, और उसमें 2024 की बात है। और इस साल भी ऐसा हुआ, पिछले 3-4 दिन पहले जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही कईयों की टाइलें टूट गई, कईयों का कुछ हुआ। तो मैंने भी मकान बनाया, लेकिन थोड़ा सा अलग से बनाया। मैंने पहले ही फाउंडेशन अच्छी की थी, लेकिन उसमें नहीं आया। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि जो भाई साहब अभी उत्तराखंड से थे, उन्होंने कहा कि रोड का जो हमारे यहाँ लिंक रोड बन रहे हैं, संपर्क मार्ग बन रहे हैं, हर घर के लिए रोड चाहिए। हर घर, जितनी भी आपदाएं, जितनी भी यहाँ पर अभी आपदा आई है, वो हमारे लिंक रोड जो बने हैं, कच्चे रास्ते बने हैं, कच्ची सड़कें हैं, ऊपर से बारिश जब जैसे ही आती है उसमें पानी आता है, पानी का बहाव ऐसा आता है कि वो मकान के अंदर भी जाता है और सारा कुछ होता है। तो ये परिस्थितियां हमने अपने आप पैदा की है। कुछ एक ऐसा यहाँ प्रकरण चला है कि पानी को हम नीचे से बोरवेल निकाल रहे हैं, हर आदमी निकाल रहा है, उसमें कोई भी सरकार का कोई भी उसमें इंटरफियरेंस नहीं है, सरकार से कोई भी अनुमति नहीं ली जाती। तो सारा असंतुलन काम चल रहा है। तो हमारा जो ये सारा काम इस साल, तो हम ये कहेंगे कि हमारा गर्मियों में 2-3 दिन जो गर्मी पड़ती है, 2 या 3 दिन पूरे गर्मियों में आए होंगे, जिससे कि उसके बाद हम जैसे अप्रैल, 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बारिश नहीं हो रही। तो ये प्रकृति का जो असंतुलन हमने किया है, इसका दोहन किया है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, हमने जंगल काट दिए, जंगलों में हमने अतिक्रमण कर दिया। तो जो सारी स्थिति है, ये हमारी बहुत ही विकट स्थिति है। अगर आप समाचार सुनते होंगे हिमाचल के बारे में, 50 जगह में बादल फट गए हैं। बादल फटने का मतलब मैंने पीछे भी कहा था कि 1000 गुना बारिश का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। वो इतने ज्यादा पड़ते हैं, पहाड़ ऊपर से कटता है। उत्तराखंड का देखा होगा तो 45 के लगभग परसों का समाचार था। 1500-1300 जो हमारे लिंक रोड है वो बंद पड़े हैं। अभी उसको खोलने का तो 3 दिन से कुछ बारिश कम हुई है। 1100-1200 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। तो ये स्थिति धीरे वो जो है बड़ी विकट स्थिति है। हमारा जो से उत्पाद है, खास करके सेब है, वो मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार, हिमाचल सरकार के पास तो पैसा भी नहीं है। राहत जो है, राहत सामग्री लोगों को पहुंचाई जा रही है। एक मनी महेश आपने सुना होगा, चंबा में एक मंदिर है, टॉप है, वहां पर हजारों लोगों को फंस गए थे। वहां कुछ बहुत मौतें भी हुई है। 3-4 दिन तक वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर ने 10-12 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। रोड जो है वहां का टूट गया है। वही मंडी जिला है, वैसा ही कुल्लू जिला है, जहां पर आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि हमारे जो पूर्व में हमारे जो एक्स सीएम, उनके क्षेत्र को तो बुरा हाल हुआ। श्री जयराम ठाकुर जी जब भी पूर्व सरकार में थे, तो उनका वो ऐसे ऐसे क्षेत्र है। आज समय हो चुका है, बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों का जो एक अतिक्रमण का, लोगों की अति जो हमारी आवश्यकता है उसको हम ज्यादा कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में जो है जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे प्रदेश में पड़ रहा है। हमारे प्रदेश में बारिश होती है तो पंजाब के 23 जिले जो है जलमग्न हो गए हैं। सारी नदियां यहाँ से जाती है। आज मैंने सुना है समाचार में कि प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बाढ़ ग्रस्त यात्रा का यहाँ पंजाब का दौरा कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। लोग बहुत बुरा, वहाँ हजारों पशु हमारे गौ सदन थे, वहाँ भैंसे गाय सब मर गई, क्योंकि जो गाय हमारे जो पशु